हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कर्नाटक युद्धों के विषय में, जो भारत की भूमि पर फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य भारत में अपने साम्राज्य विस्तार हेतु लड़े गए थे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की। वांडीवॉश युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में उनके जो साम्राज्य विस्तार था उसके सपने को तोड़ दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर किया उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय राज्य एवं अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे नवीन राज्य थे जिनकी स्थापना उस समय हुई और उसके बाद अंग्रेजों ने कैसे इनके जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहले हम नवीन राज्यों की स्थापना का क्रम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले स्थापित राज्य था वो था जाट राज्य, जो भरतपुर का था। इसकी जो स्थापना थी वो चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी 1700 ईस्वी में। इसके बाद जो अगला राज्य है वो बंगाल राज्य है, जिसकी स्थापना मुर्शीद कुली खान ने 1713 ईस्वी में की थी। उसके बाद है रुहेलखंड राज्य, जिसकी स्थापना बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने 1714 ईस्वी में की थी। उसके बाद राज्य आता है कर्नाटक, जिसकी स्थापना सादुल्लाह खान ने 1717 ईस्वी में की थी। उसके बाद राज्य आता है हैदराबाद, जिसकी स्थापना चिनकिलिज खान ने की थी, जिसको निजामुल मुल्क भी कहते थे, और उसने इसकी स्थापना 1724 में की थी। उसके बाद राज्य आता है अवध। अवध की स्थापना सादत खान ने, या फिर जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते थे, 1739 ईस्वी में की थी। इसके बाद है मैसूर। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1761 में की थी। आगे आता है मराठा राज्य। मराठा राज्य की जो स्थापना थी वो 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी, और बाद में जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने इसे पुनः संगठित किया था। आगे देखते हैं सिख राज्य। सिख राज्य की जो स्थापना थी वो बंदा बहादुर के द्वारा 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह के द्वारा बाद में इसे संगठित किया गया। 1799 में बंदा बहादुर ने इसकी स्थापना की थी। अब आगे डिटेल में इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतपुर का जाट राज्य। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना थी वो 1700 ईस्वी में की गई थी। ये जो किस स्थान के आसपास का एरिया था, तो ये दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास का क्षेत्र इसके अंडर में आता था। इसका जो संस्थापक था वो चूड़ामन और बदन सिंह थे। इसका जो प्रारंभिक नेताओं की अगर बात करें, जब इस राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जाटों के जो प्रारंभिक नेता थे उनकी बात करें तो वो गोकुल, राजा राम और रामचेरा थे। जो प्रथम विद्रोह था वो 1669 ईस्वी में गोकुल ने किया था, जो इनका प्रारंभिक नेता था। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसने ये विद्रोह किया था, उस टाइम पे ये तिलपत का जमींदार था। और ये औरंगजेब के समय की बात है कि औरंगजेब के समय पर जाटों ने पहला विद्रोह किया था। उसके बाद दूसरे विद्रोह की बात करें तो दूसरा विद्रोह 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचेरा ने किया था, और यह भी औरंगजेब के समय की बात है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तो राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की हड्डियों को उसकी कब्र से निकालकर जला दिया था। आगे बात आती है इसके जो संस्थापक थे उसकी, चूड़ामन, जिसको जाट राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसने 1700 में जाट राज्य की स्थापना की, मतलब प्रॉपर उसे एक राज्य का रूप दिया, और इसने थीम नामक स्थान पर एक दुर्ग का भी निर्माण कराया। लेकिन 1721 में जो मुगल सूबेदार जयसिंह था, जयसिंह द्वितीय, उसने इस किले को जीत लिया। उसके बाद इसने क्या था, इसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद यहाँ का शासक बनता है बदन सिंह, जो कि चूड़ामन का भतीजा था। तो चूड़ामन के बाद ये जाट नेतृत्व संभालता है। इसने जो दुर्ग बनाए वो दींग, कुंबेर, बेत तथा भरतपुर में निर्मित किए। भरतपुर राज्य का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मथुरा पर भी इसका अधिकार हो गया था। इसके अलावा जो अहमद शाह अब्दाली था उन्होंने इसे राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद आती है बात सूरजमल की। सूरजमल कहते हैं 1756 में सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व संभाला। आगरा, मथुरा, मेरठ तथा अलीगढ़ भी इसके राज्य में शामिल हो गए थे। उसके बाद उसे जाटों का अफलातून कहा जाता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो सूरजमल थे वो मराठों का साथ देना चाहते थे, लेकिन जो मराठों के नेता थे सदाशिवराव भाऊ, उनसे कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये मराठाओं से अलग हो गए और बाद में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उसके बाद 1763 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। सूरजमल के पश्चात जो बनने वाले जाट शासक थे या राजा थे वो थे जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहर सिंह और इसके बाद नवल सिंह और रणधीर सिंह। जो रणधीर सिंह थे, रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अगर हम
जो जाट नेता थे उनका क्रम याद रखना चाहें कि कौन किसके बाद शासक बनकर आया, तो उसको हम इस लाइन के जरिए याद रख सकते हैं। गोरा मन बदन सूरज का, गो से गोपाल, रा से राजाराम, मन से चूड़ामन, बदन से बदन सिंह और सूरज से सूरजमल। यही इंपॉर्टेंट जाट राजा हैं, इनको इस क्रम के जरिए हम याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, जो कि है बंगाल। तो बंगाल राज्य की बात करते हैं। बंगाल राज्य की जो स्थापना थी वो 1717 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे मुर्शीद कुली खां। तो सबसे पहले इसमें मुर्शीद कुली खां को ही देखते हैं। तो मुर्शीद कुली खां जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बंगाल की स्थापना हुई। 1700 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब ने जो मुर्शीद कुली खां थे उसको बंगाल का दीवान बनाया था। उस टाइम पे जो बंगाल का सूबेदार था वो अजीमुल शान था, जो कि औरंगजेब का पोता था। अब क्या था, अजीमुल शान से इनका कुछ विवाद था और उस विवाद के कारण इन्होंने क्या किया, दीवानी कार्यालय ढाका से मकसूदाबाद में स्थानांतरित कर लिया था। 1701 ईस्वी में उड़ीसा के दीवान का प्रभार इन्हें दे दिया गया और 1704 में बिहार के दीवान का प्रभार भी दे दिया गया। उसके बाद 1713 में बंगाल का उपराज्यपाल बनाया गया और उड़ीसा का पूर्ण राज्यपाल बना दिया गया। साथ ही साथ जो बिहार था, बिहार और बंगाल का दीवान भी इन्हें बना दिया गया। यहाँ पर उड़ीसा की जगह बिहार आएगा। 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1719 में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दे दी गई और इसके समय में 3 जमींदारों के विद्रोह हुए। पहला जो विद्रोह था वो सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का हुआ। दूसरा जो विद्रोह हुआ वो सुजात खां का हुआ और जो तीसरा विद्रोह था वो नजात खां का हुआ। आगे देखते हैं भूमि बंदोबस्त, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं, ठेकेदारी प्रथा, उसकी प्रारंभ यानी कि उसकी शुरुआत इसने ही की थी। किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। तकावी ऋण ऐसा ऋण होता था जो एडवांस दिया जाता था, मतलब किसानों को खेती के लिए एडवांस ऋण देने की सुविधा इसने शुरू की। राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद खालसा भूमि में परिवर्तन किया गया। जो जमीनें लोगों को पहले दे दी गई थी, जिनसे राज्य को कोई आय नहीं प्राप्त होती थी, तो ऐसी जागीरों का अधिग्रहण किया और उसको खालसा भूमि में, जो खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो राज्य का, जिस पर सीधा कंट्रोल होता था, तो इसने जो जागीरों का अधिग्रहण करके खालसा भूमि में उनको परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा ये मुगल साम्राज्य को नियमित कर भेजता रहता था, मतलब एक अलग शासक तो बन गया था लेकिन उन मुगल साम्राज्य को कर भेजना नहीं भूलता था। इसके बाद शासक बनता है सुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या था, मुर्शीद कुली खां का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार भी इसके अधीन कर दिया गया। इसके समय बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां था। सहायक इसके थे फतेहचंद, जगत सेठ, आलमचंद्र और अमीचंद। इसके अलावा हाजी अहमद खां। आगे देखते हैं सरफराज खां। सरफराज खां 1739 में शासक बनता है और 1740 तक ही शासक रहता है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या था, सुजाउद्दीन का पुत्र था। आलमुद्दौला या हैदर जंग इसकी उपाधियां थी। हाजी अहमद खां और जगत सेठ के साथ मिलकर जो अलीवर्दी खां था उसने विद्रोह कर दिया था इसके टाइम पे। और क्या हुआ, 10 मार्च 1740 को गिरिया या फिर घेरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ। किससे, अलीवर्दी खां से, और बाद में अलीवर्दी खां शासक बन गया। आगे देखते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। तो अलीवर्दी खां जो 1740 में शासक बनता है और 56 तक शासक रहता है। इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उपनाम था वो था मिर्जा मोहम्मद खां। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब बना, मतलब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का नवाब बना। इसने क्या किया, जो मुगल शासक था उस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला, उसको घूस देकर नवाब का पद स्वीकृत करा लिया। यानी कि अब तक क्या थे, ये सूबेदार थे, लेकिन इसने क्या किया, नवाब के पद को स्वीकृत करा लिया। जो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था उससे, उसको क्या किया, इसने 2 करोड़ रुपया भेजा और इससे कहा कि भाई आज से हम नवाब बन गए। जो भी बंगाल, बिहार एरिया, उड़ीसा वाला एरिया था उसके हम नवाब बन गए और आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए। और 2 करोड़ रुपए उसको उपहार में भेजे और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसके पद को स्वीकृति दे दी। उसके बाद उसने कभी भी राजस्व नहीं भेजा, मतलब एक बार भेज दिया, अब नवाब बन गया, उसके बाद राजस्व भेजना बंद कर दिया। मतलब कि एक तरह से अपने आप को उससे स्वतंत्र कर लिया मुगल सत्ता से। 1740 से लेकर 51 तक ये मराठों के साथ संघर्ष में बिजी रहा। अब क्या हुआ, 1751 में मराठा सरदार जो रघुजी थे उसके साथ इसको एक संधि करनी पड़ती है, जिसमें इसको उड़ीसा का प्रांत और 12 लाख रुपए चौथ, जो मराठा बाहरी राज्यों से वसूल करते थे, तो 12 लाख चौथ देना स्वीकार इसने कर लिया। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के साथ इसके संबंध अच्छे थे, लेकिन उन्हें इसने
दुर्ग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी, मतलब जो अपनी कोठियां और फैक्ट्री बनाते थे उनके आसपास किले बनाने नहीं दिए थे। यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान समझता था, यानी कि उनकी तुलना मधुमक्खियों से करता था और कहता था कि यदि यूरोपियों को छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और अगर छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा कथन अलीवर्दी खां का था। अलीवर्दी खां ने मुगल सम्राट के पास दस्तक, जो फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त अधिकार था, यानी कि फर्रुखसियर ने जो अंग्रेजों को 1717 में दस्तक दिया था, जिसके जरिए अंग्रेज बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे, तो उसको रद्द करने का एक पत्र भी भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। इसके बाद 1756 ईस्वी में जलोदर यानी कि पेचिस से इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन से थे, तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। तो इसकी 3 पुत्रियां थी, पुत्र कोई नहीं था, 3 पुत्रियां थी। पहली जो पुत्री थी सबसे बड़ी, उसका नाम था अमीना बेगम, दूसरी जो पुत्री थी उसका नाम था घसीटी बेगम और तीसरी पुत्री मैमुना बेगम थी। अब जो अमीना बेगम थी वो पटना के शासक की पत्नी थी, घसीटी बेगम ढाका के शासक की पत्नी थी और जो मैमुना बेगम थी वो पूर्णिया के शासक की पत्नी थी। और जो अमीना बेगम थी वो सिराजुद्दौला की माँ थी और जो घसीटी बेगम थी उसकी कोई संतान नहीं थी और मैमुना बेगम शौकत जंग की माँ थी। आगे देखते हैं। अब अलीवर्दी खां के तीनों दामादों की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब तीनों बेटियां थी, उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि आगे इसका जो शासन संभालने वाला कोई नहीं था। तो इसने क्या किया, अलीवर्दी खां ने जो इसकी सबसे बड़ी पुत्री थी उसके बेटे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब यानी कि बंगाल का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब ये क्या था, ये घसीटी बेगम और जो शौकत जंग इसका मौसेरा भाई था उसको ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन सिराजुद्दौला शासक बना। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जाट राज्य की स्थापना हुई और किस तरह से बंगाल की स्थापना हुई और बंगाल में कौन कौन से शासक हुए। अगले वीडियो में हम सिराजुद्दौला शासक बना और किस तरह से उसके रास्ते में उसकी मौसी और उसके मौसेरे भाई शौकत जंग या अंग्रेजों के जरिए क्या क्या परेशानियां उसके रास्ते में खड़ी की गई उसके बारे में देखेंगे। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।